नमस्कार। आइए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अब मैं आज अपना अगला टॉपिक वायुमंडल की संरचना शुरू करने जा रही हूँ। इससे संबंधित पार्ट 1 में पहले ही आपको दे चुकी हूँ। इसके अंतर्गत मैंने आपको वायु के संगठन के बारे में बताया था, वायुमंडल के बारे में बताया था कि वायुमंडल में किन किन गैसों की किस तरह से उपस्थिति है। आज हम बताएंगे कि वायुमंडल में पाई जाने वाली परतों के बारे में, यानी वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल किस तरीके से बना हुआ है। तो वायुमंडल यानी वायु का स्तर, ठीक है। तो वायु का स्तर, हमारी जो पृथ्वी है, इस पर अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग स्तर पाए गए हैं। तो उन्हीं स्तरों को इन परतों में बांट दिया गया है, जिनके नाम है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ये कुल कितने हैं? ये कुल हैं 5 मंडल। और इनके इंग्लिश में भी नाम आपको जरूर पढ़ने हैं, क्योंकि आजकल जो परीक्षा का ट्रेंड है उसमें ये नाम इंग्लिश में ही दिए जाते हैं। तो ये है आपका क्षोभ मंडल, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल मीजोस्फियर, आयन मंडल आयनोस्फियर और बहिर्मंडल एक्सोस्फियर। ये नाम आपको इंग्लिश में भी याद करने हैं और हिंदी में भी, ताकि अगर किसी भी दृष्टि से आते हैं तो आपका उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो है कि वायुमंडल की संरचना। तो सबसे पहले हमें क्या जानना है? सबसे पहले जो हमें जानना है वो है कि मैंने आपको बताया कि जो वायु का स्तर है वो परतों के रूप में पाया जाता है। अब इन परतों के बारे में ही हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले जो परत पाई जाती है उसका नाम है क्षोभ मंडल। क्या नाम है? क्षोभ मंडल। तो हम क्षोभ मंडल के बारे में जानते हैं। देखिए, क्षोभ मंडल, पृथ्वी के अगर कोई सबसे निकट मंडल है तो वो कौन सा होगा? क्षोभ मंडल। समझ में आया आपको? पृथ्वी के जो निकट मंडल है वो सबसे कौन सा मंडल होगा? वो होगा क्षोभ मंडल। और यदि वायु स्तरों में सबसे निचला मंडल पूछा जाए तो वो होगा आपका क्षोभ मंडल। ठीक है। और पृथ्वी के सबसे निकट मंडल तो भी क्षोभ मंडल। ये क्षोभ मंडल, अब इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम क्षोभ मंडल की ऊंचाई के अध्ययन करते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है। देखिए, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई किसी किताब में 14 किलोमीटर दे रखी है, किसी में 15 किलोमीटर। ये इसकी औसत ऊंचाई, जो कि मैंने 14 किलोमीटर यहाँ पर लिखी हुई है। तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई है 14 किलोमीटर। अब मैंने कहा औसत ऊंचाई 14 किलोमीटर। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़े से अलग अलग ऊंचाइयों को भी बता देती हूँ। देखिए, क्षोभ मंडल की विषुवत रेखा पर जो ऊंचाई है वो है आपकी 18 किलोमीटर। ठीक, यानी क्षोभ मंडल जो है विषुवत रेखा पर कहाँ तक पाया जाता है? वो पाया जाएगा 18 किलोमीटर पर। और ध्रुव पर पाया जाएगा वो 8 किलोमीटर तक पाया जाएगा। ऐसा क्यों होता है ये भी जान लेते हैं। देखिए, जब मैंने आपको अक्षांश दक्षता का चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि विषुवत रेखा पर जो है वो तापमान कैसा रहता है? ज्यादा रहता है। और जहाँ तापमान ज्यादा रहेगा वहाँ क्या होगा? वहाँ गर्मी ज्यादा होगी। और गर्मी ज्यादा होने की वजह से वहाँ की वायु भी गर्म होगी, और गर्म होकर हल्की होकर उसका आयतन बढ़ेगा और वो ऊपर की ओर उड़ेगी। तो वो क्या होगी? अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाएगी। तो विषुवत रेखा पर जो ये क्षोभ मंडल है, ठीक है, इसमें क्या होता है? वायु अधिक ऊंचाई तक फैल सकती है, ऊपर तक जा सकती है। तो इसकी ऊंचाई यहाँ पर, क्षोभ मंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर हो जाती है। और ध्रुवों पर जहाँ साल भर बर्फ जमी रहती है, ये भी बात मैंने आपको बताई थी कि साल भर यहाँ बर्फ जमी रहती है, यहाँ का तापमान कम रहता है। और कम रहने की वजह से यहाँ की जो हवा है उसका आयतन जो है वो सिकुड़ा रहता है, यानी हवा, यहाँ की जो हवा है वो सिकुड़ी हुई रहती है और अधिक ऊंचाई तक नहीं फैल पाती। इसलिए यहाँ की क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर ही रह जाती है। तो जब इनका औसत निकाला गया तो लगभग 14 किलोमीटर क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई बताई गई। इतनी बात क्लियर हो गई। मैंने आपको ऐसा क्यों हुआ ये भी बताया कि विषुवत रेखा पर अधिक तापमान है इस वजह से, और ध्रुवों पर कम तापमान है इस वजह से। इसीलिए देखिए, मैंने यहाँ पर ये जो रेखा है इस तरह से ड्रा की। तो अगर आपसे ये प्रश्न किया जाए कि मान लीजिए ये क्षेत्र जो है, इस चित्र से आप समझिए, ये पृथ्वी का ध्रुव, विषुवत रेखा, और ये पृथ्वी का ध्रुव है। ठीक है। तो जब यहाँ की ऊंचाई ज्यादा होगी इस तरीके से और यहाँ की कम, तो ये क्या होगा? इस तरह तिरछी तो बनेगा, ये लाइन तिरछी तो ड्रा होगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको ड्रा किया है। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अगर आपसे प्रश्न परीक्षा में यह आता है कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पर कितनी है, तो आप बताएंगे कि 18 किलोमीटर, ध्रुवों पर तो 8 किलोमीटर, और औसत ऊंचाई तो 14 किलोमीटर। इतना आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए क्योंकि अक्सर परीक्षा में ये प्रश्न आते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रोपोस्फियर। आप ट्रोपोस्फियर के अन्य विशेषताओं के बारे में जानते हैं कि और क्या क्या विशेषताएं। देखिए, ये तो हमने इसकी ऊंचाई के बारे में पढ़ लिया कि ये ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई हो गई। उसके बाद हम जानते हैं कि क्षोभ मंडल में जो है
भारी गैसें जितनी होंगी, सब पृथ्वी के सबसे निकट का मंडल है, और भारी गैसें जैसे कि आपकी CO2 और क्या कहते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी गैसें कैसी आती हैं, भारी गैसें हैं। तो ये किस मंडल में पाई जाएंगी, वो पाई जाएंगी आपकी इस क्षोभ मंडल में। किस मंडल में पाई जाएंगी, क्षोभ मंडल में। और क्षोभ मंडल में भारी गैसों की वजह से सबसे ज्यादा घनत्व अगर किसी मंडल का माना जाता है तो वो माना जाएगा आपका क्षोभ मंडल का। ठीक, वायु का सबसे ज्यादा घनत्व किस मंडल में माना जाएगा, क्षोभ मंडल में। भारी गैसें सारी कहाँ पे हैं, क्षोभ मंडल में। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब क्या, जो परीक्षा में एक प्रश्न आता है वो है कि मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं, तो वो उसका उत्तर है क्षोभ मंडल में। मौसम संबंधी कोई भी घटना होगी, चाहे वो बारिश हो, आंधी तूफान, चक्रवात, कुछ भी हो, वो किस क्षेत्र में घटित होगा, वो होगा क्षोभ मंडल में। मौसम संबंधी सारी घटनाएं जो हैं वो क्षोभ मंडल में ही या ट्रोपोस्फियर में ही घटित होती हैं। ये ध्यान रखने योग्य बात है, ध्यान रखिएगा। इतनी बात क्षोभ मंडल के बारे में क्लियर हो गई कि धरातल से इसकी ऊंचाई हो गई आपकी औसत ऊंचाई 14 किलोमीटर, विषुवत पर 18, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर। ठीक, मौसम संबंधी सारी घटनाएं कहाँ घटित होंगी, क्षोभ मंडल में घटित होंगी। ये सारी बात क्लियर हो गई। अब इस क्षोभ मंडल के बाद हमें अगला मंडल जो पढ़ना है वो है आपका समताप मंडल। ठीक है, तो समताप मंडल में पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पर देखिए मैंने लिख रखा है क्षोभ सीमा, मैंने लिख रखा है क्षोभ सीमा। और क्षोभ मंडल में ही बादल, जो बादल पाए जाते हैं वो क्षोभ मंडल में ही पाए जाते हैं। जब मौसम संबंधी घटनाएं इसमें है तो इसी में बादल पाए जाएंगे। ठीक है, अब हमें पढ़ना है क्षोभ सीमा। तो क्या होता है क्षोभ सीमा की इंग्लिश क्या है, ये होती है ट्रोपोपॉज। देखिए इंग्लिश में पॉज का मतलब क्या होता है, रुकना, यानी कि किसी चीज को रोक देना। तो जब ये स्ट्रेटोस्फीयर, ये जो ट्रोपोस्फीयर है, ये जब खत्म होगा कहीं पर तो यानी उस पर रोक लग गई, तो उस सीमा को हम क्या कहेंगे, ट्रोपोपॉज या क्षोभ सीमा। उसको हम क्या कहेंगे, क्षोभ सीमा। ये एक संक्रमित क्षेत्र है, यानी यहाँ से इस सीमा से समताप मंडल की शुरुआत होती है और क्षोभ मंडल का अंत होता है। तो ये संक्रमण जो होता है, संक्रमण वाली ये जो इतना क्षेत्र बन जाता है, इसको हम कहते हैं क्षोभ सीमा या ट्रोपोपॉज। हर स्तर के बाद ऐसा ही एक पॉज पाया जाएगा जिसको उस मंडल के हिसाब से नाम दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्षोभ मंडल की अंतिम सीमा है, तो इसको हम कहेंगे क्षोभ सीमा। अब प्रश्न आता है कि जेट स्ट्रीम कहाँ चलती हैं, तो जेट स्ट्रीम जो है वो आपकी इसी क्षोभ सीमा में चलती है। ठीक, क्षोभ सीमा, जेट स्ट्रीम का प्रश्न अगर आता है कि जेट स्ट्रीम कहाँ चलती हैं, तो जेट स्ट्रीम आपकी क्षोभ सीमा में ही चलती हैं। अगर प्रश्न ये आए कि जेट स्ट्रीम किस मंडल में चलते हैं, तो वो क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा में उसका उत्तर होगा। यदि ऊपरी सीमा नहीं है दी गई है, सिर्फ क्षोभ मंडल दिया गया है और उसके साथ क्षोभ सीमा नहीं दी गई है, तो आप क्षोभ मंडल पे ही उत्तर लगाएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, जेट स्ट्रीम हो गया। अब हम इसमें ऊंचाई, अब हम क्षोभ मंडल के बारे में एक चीज और पढ़ते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न उपयोगी है कि क्षोभ मंडल में क्या होता है, ऊंचाई के साथ साथ तापमान कैसा होता है, गिरता है। ठीक, ध्यान रखेंगे, जब जैसे जैसे क्षोभ मंडल पे हम धरती से ऊपर की ओर जाएंगे तापमान में गिरावट आएगी। तो ये गिरावट होती क्या है, जब हम 165 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचते हैं, ठीक, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गिर जाता है। कितना तापमान गिरता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इस घटना को कहा क्या जाता है, इस घटना को कहा जाता है सामान्य ह्रास दर। क्या कहा जाता है, सामान्य ह्रास दर। क्षोभ मंडल पर जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं और 165 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जो कमी है उसे हम कहेंगे सामान्य ह्रास दर। और ये भी याद रखिएगा कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान गिरता है। ठीक, इतनी बात हो गई आपकी क्षोभ मंडल के बारे में। अब हम पढ़ते हैं समताप मंडल के बारे में। देखिए समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक, इंग्लिश में इसका नाम क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर। तो समताप मंडल के जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि समताप यानी कि जहां पर तापमान समान रहता है। ठीक, तापमान की दृष्टि से अगर हम पढ़ें तो इसका क्या होगा, इसका अंदर समताप, यहाँ की तापमान समान रहेगा। स्ट्रेटोस्फीयर इंग्लिश में नाम। अगर इसकी ऊंचाई की मतलब किस ऊंचाई तक ये पाया जाता है, तो ये पाया जाता है धरातल से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक। ठीक, अब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है जिसे मैं दूर जरूर करना चाहूंगी। वो क्या है कि ये इसकी ऊंचाई है धरातल से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक। ठीक, ये है कि अगर आप धरातल से नापे तो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपको क्या मिलेगा, यानी कि 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपका समताप मंडल
खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये बात हुई। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि समताप मंडल का विस्तार कितना है, तो क्या वो 50 किलोमीटर तक है? नहीं है ना, क्योंकि बीच में आपका क्षोभ मंडल भी आ रहा है, जिसकी मैंने औसत ऊंचाई कितनी बताई, 14 किलोमीटर। तो यदि इसका विस्तार पूछा जाएगा तो आपको इस 50 में से 14 आपको घटाना पड़ेगा, यानी कि उसको कम करना पड़ेगा। भाई इसकी सीमा भी तो आपको निकालनी, तभी तो इसका विस्तार आएगा। ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ से यहाँ तक सिर्फ समताप मंडल ही विस्तृत है, ऐसा नहीं। समताप मंडल विस्तृत तो सिर्फ इतने ही क्षेत्र में है, और जब आपको उसका विस्तार निकालना है तो आपको इसमें इस पूरे क्षेत्र में से इस क्षेत्र को घटाना पड़ेगा, यानी कि क्षोभ मंडल को इसमें से घटाना पड़ेगा, तब इसका विस्तार निकल कर आएगा। बात समझ में आई? लेकिन अगर पूछा जाए कि इसकी ऊंचाई यानी कि कहाँ तक ये फैला हुआ है, तो ये 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और यदि इसका विस्तार पूछा जाएगा तो आप इसको घटाकर बता सकते हैं। ठीक, अब दूसरी चीज क्या है कि अगर ये पूछ दी जाए कि क्षोभ मंडल की मोटाई के बारे में पूछा जाए, समताप मंडल की मोटाई के बारे में पूछा जाता है, तो देखिए चित्र से समझने की कोशिश कीजिए। जो आपका क्षोभ मंडल था ये कहाँ तक था आपका, ये ध्रुवों पर था 8 किलोमीटर की ऊंचाई, और विषुवत रेखा पर था आपका कितना, ये मैंने बताया था 18 किलोमीटर, और ये 8 किलोमीटर। ठीक, यही तो बताया था मैंने। अब यहां से समझिए, ये जब आज यानी कि जो समताप मंडल है वो यहीं से तो शुरू हो जाएगा, यहीं से तो शुरू होगा, यानी 8 किलोमीटर की ऊंचाई से समताप मंडल शुरू हो गया, और 18 किलोमीटर की ऊंचाई से आपका इधर समताप मंडल शुरू हुआ विषुवत रेखा की तरफ से। तो यानी कि मोटाई किस तरफ से ज्यादा होगी भाई, जहां अब इस देखिए आप खुद चित्र से समझिए, किसी भी चीज को अगर नहीं समझ में आए तो चित्र से समझने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर इसकी मोटाई ज्यादा है, यहाँ पर कम, क्योंकि यहाँ पर समताप मंडल पहले शुरू हो गया। ये नीचे 8 किलोमीटर है, यहाँ 18, यानी ये ऊंचाई ज्यादा है, यहाँ की ऊंचाई कम हो गई, यहाँ की ऊंचाई कम है, इधर समताप मंडल की ऊंचाई ज्यादा हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मोटाई ज्यादा है। ठीक, तो ध्रुवों की तरफ समताप मंडल की मोटाई अधिक है, यानी अधिक विस्तृत है, और जो आपके विषुवत रेखा की तरफ समताप मंडल की जो मोटाई है वो कम विस्तृत है। इतनी बात समझ में आई? समताप मंडल में मैंने आपको बताया कि तापमान समान रहता है। अब दूसरी चीज क्या है कि इसमें जो है ओजोन परत, ओजोन परत के बारे में आप सबने सुना होगा। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, वो आपकी पाई जाती है समताप मंडल में। ओजोन परत जो है आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो है आपकी जो ओजोन स्तर है वो ये जो है आपकी समताप मंडल में ऊपरी हिस्से में जो है ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत का कार्य क्या होता है? ओजोन परत का कार्य यह है कि सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट किरणें या परावैंगनी किरणें आती हैं, जो कि मानव के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं, उसको अवशोषण का कार्य कौन करती है? वो करती है ओजोन। ओजोन गैस उनको अवशोषण का कार्य करती है। तो वो किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। ये आप ध्यान रखेंगे, ये पूछा जाता है कि ओजोन परत जो है किस मंडल में पाई जाती है, तो आप बताएंगे समताप मंडल में पाई जाती है। अब समताप मंडल में एक जो है बादल पाए जाते हैं। बादल आपने किस मंडल में पढ़े? क्षोभ मंडल में। लेकिन समताप मंडल में भी बादल पाए जाते हैं, जिन्हें आप कहते हैं ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल। ठीक, क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल, या इंग्लिश में कहते हैं पोलर स्ट्रेटोस्फियर क्लाउड्स। ठीक, इतनी बात समझ में आई? तो ये आपने समताप मंडल पढ़ा। समताप मंडल के बारे में मैंने बताया। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है, और परावैंगनी किरणों को अवशोषण का काम ओजोन परत ही पाई जाती है, जो कि अब धीरे धीरे क्या होता है, उसके सांद्रण में कमी हो रही है, जिसकी वजह से उसमें छिद्रता यानी वो पतली हो रही है, जिससे कि अल्ट्रावायलेट किरण पृथ्वी तक आने की क्या कहते हैं, इसको बचाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो जो है प्रदूषण की वजह से ये सब हो रहा है। तो इतनी बात आप सबको समताप मंडल के बारे में क्लियर हुई। तो अब हम इसके बाद में कौन सा मंडल आएगा? इसके बाद आएगा आपका मीजोस्फीयर। पर मीजोस्फीयर से पहले भी एक संक्रमण रेखा पाई जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे? जिसे हम कहेंगे स्ट्रेटोपॉज। क्या कहेंगे? स्ट्रेटोपॉज। ठीक, मैंने बताया ना कि जिस मंडल के बाहर हम निकलेंगे, जहां पर वो रेखा रुकेगी, मतलब जहां पर समताप मंडल का अंत हुआ, तो वो उसके नाम से, यानी इसको हम कहेंगे स्ट्रेटोपॉज। ठीक, ये समताप मंडल यहाँ पर खत्म हुआ, तो इस रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे स्ट्रेटोपॉज। इस स्ट्रेटोपॉज के बाद आपको क्या, हाँ एक चीज मैं आपको समताप मंडल में और बताना चाहती हूँ कि जो वायुयानों की चलने की प्रक्रिया होती है, वायुयान कहाँ चलते हैं? जहाँ
जहाँ पर तापमान एक सा रहे। अगर वहाँ मौसम संबंधी घटनाएं घटित होंगी जिस मंडल में, उस मंडल में क्या वायुयान चल लेंगे? चलने में दिक्कत होगी ना। अब कहीं पर पानी अब बरस रहा है, बारिश हो रही, तो वायुयानों को चलने में समस्या आएगी। इसलिए जहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं घटित नहीं होती हैं और तापमान समान रहता है, तो उस मंडल में जो है आपके वायुयान चलते हैं। यानी वायुयान किस मंडल में चलते हैं? वो है समताप मंडल। ये चीज ध्यान में रखिएगा, समताप मंडल में वायुयान चलने की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक, और वो क्यों चलते हैं? क्योंकि यहाँ का तापमान समान रहता है और यहाँ वायुमंडल संबंध यहाँ पे जो तापमान संबंधी प्रक्रिया है वो समान है और मौसम संबंधी कोई भी प्रक्रिया इस मंडल में घटित नहीं होती है, जिससे कि यानों को चलने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक, तो अगर मौसम संबंधी घटनाएं घटित होंगी, मान लीजिए पानी बरसने लगा या आंधी तूफान आ गए, तो वायुयानों को दिक्कत हो जाएगी ना चलने में। इस वजह से इस मंडल में जो है वायुयान चलते हैं। इस मंडल के बाद कौन सा आएगा? आपका आएगा मीजोस्फीयर या मध्य मंडल। ठीक, इसको क्या कहेंगे? मीजोस्फीयर या मध्य मंडल। अब हमें पढ़ना है मीजोस्फीयर या मध्य मंडल। मीजोस्फीयर या मध्य मंडल की ऊंचाई जो होती है वो आपकी कितनी है? 80 किलोमीटर। कितनी होती है? 80 किलोमीटर। धरातल से 80 किलोमीटर तक आपकी मीजोस्फीयर की ऊंचाई। और उल्का पिंड आपने सुने होंगे, उल्का पिंड हो गए या क्या कहते हैं, जलता हुआ उल्का पिंड, टूटता तारा, इस प्रकार की प्रक्रिया अगर किसी मंडल में होती है तो वो कौन सा मंडल कहलाएगा? आपका मध्य मंडल कहलाएगा। ठीक, ये किस तरीके से होती है इसके बारे में समझिए। देखिए, जब मान लीजिए कोई आकाशीय पिंड या कुछ भी है, इन परतों को पार करता हुआ कहाँ आ गया? ये आ गया आपका मध्य मंडल में। मध्य मंडल में आया, अभी एक ऊंचाई पर एक मंडल है, यहाँ क्या होगा? घर्षण होगा। वायु के घर्षण के कारण क्या होगा? इस मंडल में जो है उन उल्का पिंडों में आग लग जाती है। ठीक, आग लगे और आग लगकर क्या होगा? आग लगकर वो जो पिंड है वो जलने लगेंगे और जब जलने लगेंगे धुआं और वो राख बनकर इसी मंडल में खत्म हो जाते हैं। ठीक, इस मंडल में जब खत्म हो गए तो इस अगर आपसे ये प्रश्न हो जाए कि उल्का पिंड के जलने की प्रक्रिया या टूटता तारा ये किस मंडल से संबंधित प्रक्रिया है, तो वो किस मंडल से संबंधित हो जाएंगी? वो हो जाएंगी आपकी मध्य मंडल से संबंधित। बात क्लियर हुई? मध्य मंडल से संबंधित कौन सी प्रक्रिया होगी? आपकी उल्का पिंड। अब एक चीज आपको जो ध्यान रखने योग्य बात है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जब कोई भी आकाशीय पिंड इस मंडल में आया और आकर उल्का पिंड जो है इस मंडल में जलने लगा, तो उसको हम कहेंगे उल्काश्म। क्या कहेंगे? उल्काश्म, मतलब कि जिसमें कि ऊष्मा निकल रही हो। ठीक, कोई भी तारा या उल्का पिंड इसमें आकर जलने लगे घर्षण के कारण और जलकर अगर नष्ट हो गया, इस पिंड में जलने लगा और जलकर वो धुआं बन गया या राख बन गया, तो उड़ जाएगा, इसी मंडल में समाप्त हो जाएगा। और यदि इस मंडल में समाप्त नहीं हुआ तो क्या होगा? फिर वो आकर धरती पर गिरेगा, धरातल पर गिरेगा। और जब वो धरातल पर गिरेगा तो वो क्या कहलाएगा? तब वो कहलाएगा उल्का पिंड। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई? तो वो कहलाएगा उल्का पिंड। ये था आपका मध्य मंडल के बारे में। इसके बाद आपका आता है अयन मंडल या आयनोस्फीयर। तो अब आयनोस्फीयर के बारे में सबसे पहले आयनोस्फीयर की ऊंचाई, आयनोस्फीयर की ऊंचाई है आपकी 400 किलोमीटर। अब हम क्या पढ़ेंगे? आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर की आपकी ऊंचाई होती है 400 किलोमीटर और या इसको अयन मंडल बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं अयन मंडल या आयनोस्फीयर। ठीक, ऊंचाई हो गई 400 किलोमीटर तक आपके किसका विस्तार है? 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक कौन पाया जाता है? वो आपका पाया जाता है अयन मंडल। इसका नाम अयन मंडल क्यों पाया? क्योंकि इसमें जो गैसें हैं वो किस अवस्था में पाई जाती हैं? वो आयनीकृत अवस्था में पाई जाती हैं। ऐसा होता क्यों है? आइए समझते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि सूर्य से जो किरणें आती हैं, सूर्य से कौन कौन सी किरणें आती हैं? गामा किरणें आती हैं, एक्स किरणें आती हैं, परावैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, प्रकाश किरणें, ये सब कहाँ से हमें प्राप्त होती है? ये सब सूर्य से ही तो प्राप्त होती है। तो जब ये इसमें से जो गामा किरणें और एक्स किरणें वो क्या होती हैं? वो जब अयन मंडल में पहुंचती हैं, ठीक, इस मंडल को पार किया और इस मंडल में पहुंचती हैं, तो क्या होता है? जो गैसें हैं उनके साथ वो रिएक्शन करती हैं। ठीक, गामा किरणें और जो आपकी एक्स किरणें, कौन कौन सी किरणें? गामा किरणें और एक्स किरणें और एक्स रेज। ठीक,
ये क्या करती हैं, इस मंडल में आती हैं, आपकी आयन मंडल में आकर इसमें यहाँ जो गैसें पाई जाती हैं उनके साथ रिएक्शन करती हैं और उनको तोड़ देती हैं, यानी उनको आयनीकृत कर देती हैं, उनके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को अलग अलग कर देती हैं। आयनीकृत करने का अर्थ समझते हैं, आयनीकृत करने का अर्थ यही है कि वो उनके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अलग अलग कर देती हैं, और जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अलग अलग कर देंगी फिर गैसें आणविक अवस्था में थोड़ी ना रहेंगी, फिर तो वो आयनीकृत अवस्था में रहेंगी। इसी के कारण इस मंडल को कहते हैं आयनोस्फीयर, क्योंकि यहाँ जो गैसें होती हैं वो किस तरीके की पाई जाती है, आयनीकृत अवस्था में। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये कौन कौन सी किरणों की वजह से होता है, ये गामा किरणों की वजह से और एक्स किरणों की वजह से। ठीक, इतनी बात समझ में आई। गामा किरणों और एक्स किरणों की वजह से क्या होता है, ये आयन मंडल में आती है और आयन मंडल में जो गैसें हैं इनके साथ रिएक्शन होता है और इन गैसों के से रिएक्शन करके ये क्या करती है, गैसों को आयनीकृत कर देती हैं, आणविक रूप से खत्म कर आयनीकृत करती हैं और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को तोड़ देती हैं। और प्रोटॉन जो है ऊपर इस परत के ऊपरी भाग में एक पतली लेयर जैसी जमा कर लेते हैं। ठीक, प्रोटॉनों की ये लेयर जमा हो जाती है। ठीक, ये बात समझ में आई। अब इसमें यहाँ लेयर जमा हो गई इसकी, इसके बाद क्या होता है कि इसमें, अब इतनी बात आपने समझ ली, अब इसकी ऊंचाई भी मैंने आपको बता दी। इसमें क्या होता है, तापमान जो होता है बढ़ता है। ठीक, मध्य मंडल में तापमान कैसा होता है, मध्य मंडल में तापमान गिरता है। ठीक, ऊंचाई के साथ साथ तापमान गिरता है और इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान फिर बढ़ने लगता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब क्या होता है कि इसमें जो है आयन मंडल में जो सबसे जरूरी चीज आपको जाननी है वो क्या जाननी है, ये भी लेयर्स में बटा होता है। आयन मंडल जो है वो भी लेयर्स में बटा हुआ है। कौन कौन सी लेयर में बटा हुआ है, ये आपकी जो लेयर है वो है आपकी सबसे G, F, E और D, दो लेयर। इतनी चार, कितनी लेयर हो गई, 1 2 3 4, इन 4 लेयर में आयन मंडल को भी बांटा गया है। और इन 4 लेयर्स में जो है क्या होता है, जो आपकी रेडियो तरंगे वगैरह भेजी जाती हैं वो इसी मंडल से टकराकर वापस लौटती हैं। और ये प्रश्न आता है कि रेडियो तरंगे जो है वो किस मंडल से जाकर टकराकर लौटती हैं, तो वो है आयन मंडल से। आयन मंडल से जाकर टकराती हैं और टकराकर लौटती हैं। तो हमारे जैसे प्रसारण केंद्र है, टीवी का प्रसारण केंद्र है, किन तरंगों के माध्यम से होता है, इन्हीं तरंगों के माध्यम से तो होता है। तो ये जो है वो आपके आयन मंडल से टकराकर लौटती हैं। ठीक, ये बात क्लियर हुई। अब आयन मंडल से इतनी बात आपको समझ में आई, तो मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहती हूँ। इनमें आपकी होती है दीर्घ तरंगे। देखिए ये जो इस तरह बांटा गया है, इसमें होती है आपकी दीर्घ तरंगे, वापस लौटती हैं। दीर्घ तरंगे। और F में आपकी होती है मध्यम तरंगे। मैं आपको साफ तरीके से बताती हूँ। ये है आपकी G, F, E और D। तो फिर मैंने आपको बताया कि G, F, E, D, इनमें हमने किसको बांटा, आयन मंडल को। यानी आयन मंडल में 4 जो है स्तर और डिवाइड किए गए, इनके नाम इस तरीके से हैं G, F, E और D। देखिए जो ये D स्तर है, इससे आपकी दीर्घ तरंगे होकर वापस लौटती हैं। E से आपकी मध्यम तरंगे होकर वापस लौटती हैं। F से लघु तरंगे और G से कास्मिक तरंगे। अब इनका अर्थ समझिए कि क्या होता है कि जो हमारे टीवी का प्रसारण केंद्र है, दूरदर्शन का प्रसारण केंद्र है और ये रेडियो तरंगे हैं, ये जो है ये प्रसारित होने के लिए तरंगे चाहिए होती हैं जो कि धरती से ऊपर जो हमारा उपग्रह स्थापित किए गए हैं उनको उन तक पहुंचाई जाती हैं। तो ये किसके माध्यम से होती है, आयन मंडल के माध्यम से। इसमें क्या होता है, ये तरंगे भेजी जाती है और इस मंडल में पहुंचकर ये इस तरह से जाती है, इस मंडल से पहुंचकर फिर ये जो है टकरा कर वापस लौटती हैं। तो वही स्तर मैंने बताया गया, जैसे दीर्घ तरंगे पहुंची जाएंगे, ये 4 स्तर है। तो दीर्घ तरंगे आपकी D से E तक पहुंचेंगी मध्यम तरंगे, F तक पहुंचेंगी लघु तरंगे और G तक पहुंचेंगी आपकी कास्मिक तरंगे। तो ये तरंगे इन स्तरों पर
पहुंचकर लौटती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि धीर तरंगे आपके ई स्तर तक पहुंच जाएं, वो डी स्तर तक ही पहुंचेंगी। वहां जैसी डी पर पहुंचेंगी, डी से टकराकर वापस लौट आएंगी कहाँ, आपके जो टीवी होगी उस तक, तो वहां तक आकर आपका प्रसारण शुरू हो जाएगा। तो यदि ये परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि रेडियो टेलीविजन दूरदर्शन इनका संचालन किस मंडल से संभव है, तो वो किस मंडल से होगा, आयन मंडल से। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब क्या होता है, आयन मंडल में एक क्रिया और होती है जिसका नाम होता है अरोरा। ये अरोरा क्या चीज होती है, वो अरोरा ये होता है कि ये जो कास्मिक किरणें होती है, सूर्य से आने वाली कास्मिक जो किरणें हैं, वो जब इस वायुमंडल से होती है, इस मंडल में पहुंचती हैं, तो यहाँ प्रोटॉन्स की मैंने बताया क्या होता है, एक लेयर बिछ जाती है। वो लेयर क्या करती है, इन किरणों को अवशोषित करती है, जिसके कारण इन पर जो पाए जाने वाले कण हैं वो चमकने लगते हैं। ठीक, जो चमकने की जो क्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं, उस क्रिया को अरोरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरोरा। और जब ये क्रिया होती है, ये हमें कहाँ से दिखती है, ये हमारी ध्रुवों से दिखती है। ठीक, तो ये ऐसा नहीं होगा विषुवत रेखा से दिख जाएगी, विषुवत रेखा से नहीं दिखेगी, किसी और क्षेत्र से भी नहीं दिखेगी, ध्रुवों से ही ये जो प्रक्रिया होती चमकने की, कणों के चमकने की जो प्रक्रिया है वो हमें ध्रुवों से दिखाई देगी। तो जब उत्तरी ध्रुव से वो क्रिया हमें दिखाई देगी तो हम इस अरोरा को कहेंगे ऑरोरा बोरियोलिसिस। ठीक, और जब हमें ये क्रिया दक्षिणी ध्रुव से दिखाई देगी तब हम कहेंगे अरोरा ऑस्ट्रेलिसिस। ठीक, क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिसिस। तो बात आपके समझ में आ गई। तो इतना हमने आयन मंडल के बारे में जान लिया। आयन मंडल में अरोरा की क्रिया दो प्रकार की हमने बताई, जो उत्तरी ध्रुव से दिखेगी तो बोरियोलिसिस, और अगर दक्षिणी ध्रुव से दिखेगी तो ऑस्ट्रेलिसिस। और ये हमें ध्रुवों से नहीं दिख सकती, उसका कारण क्या है, पृथ्वी का आकार। पृथ्वी हमारी इधर है, ठीक है, अब ध्रुवों से जब हम इधर देखेंगे तो इस आकार की वजह से हमें, हमारी निगाह में यहाँ तक का थोड़ी ना दिखा देगी, इस वजह से। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हमारा बहिर्मंडल, इसके बाद आता है बहिर्मंडल। तो बहिर्मंडल में क्या होता है, वायुमंडल धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण की कमी होने लगती है, और यहाँ अक्रिय गैसें, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, नियान, जियान, क्रिप्टॉन, जो अक्रिय गैसें हैं ये यहाँ पर पाई जाती हैं। यहाँ पर लगभग वायुमंडल खत्म होने लगता है। ठीक, अक्रिय गैसें पाई जाती हैं, गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण क्या होता है, ये बिखरने लगती हैं। ठीक, और यहाँ जो घनत्व है इस बहिर्मंडल में या एक्सोस्फीयर में, ये सबसे कम, गैसों का घनत्व सबसे कम किसमें पाया जाएगा, एक्सोस्फीयर में। और जो ये जो क्या कहते हैं, सैटेलाइट्स जितने भी होते हैं वो स्थापित किस मंडल में किए जाते हैं, इसमें अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कि वो जो सैटेलाइट्स हैं वो आयन मंडल में स्थापित हैं कि बहिर्मंडल में। देखिए, जो इनका संचालन का कार्य, पृथ्वी से जो संचालन तरंगे जो भेजी जाएंगी वो तो प्रभावित होंगी आयन मंडल से, लेकिन इनके स्थापन का कार्य कहाँ होगा, बहिर्मंडल में। सैटेलाइट्स जो है वो स्थापित कहाँ होंगे, बहिर्मंडल में, ये आपको ध्यान रखना है। तो यह मैंने आज आपको वायुमंडल की संरचना के बारे में समझाया, और यदि इसमें कोई कंफ्यूजन है, कुछ चीजें इसमें रह गई हैं जो मैं आपको बताना चाहती थी, पर वीडियो बहुत लंबा हो रहा था इसलिए मैंने नहीं बताई। कोशिश करूंगी आगे की वीडियो में मैं आपको समझा सकूं। इतना आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद।